और इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो सेल जो है उसका काम क्या होता है? सेल जो है दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ये हम पढ़ चुके हैं। सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए सेल जो है वो हम यूज करते हैं। सेल को हम कंडक्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस लगा देते हैं, विच मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट जो वो स्टार्ट हो जाते हैं फ्लो होना। लेकिन अगर हमें सर्किट में ज्यादा करंट चाहिए, दैट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय फ्रॉम अ सिंगल सेल, देन नीड अराइजेस टू कंबाइन द सेल्स in order to get strong current in a circuit. We combine the cells. Cells को हम क्या करते हैं? Combine करते हैं. And there are three combinations. First, cells in series. Second, cells in parallel. And third, cells in mixed grouping. ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो सेल जो है दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। In order to get a strong current, need arises to combine the cells. Now there are three types of combinations: cells in series, cells in parallel, and cells in mixed grouping. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं cells in series. Cells in series. अब cells series में कब होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो सेल ले लेता हूं। Let us consider two cells. एक का EMF E1, दूसरे का क्या होगा E2। इसकी इंटरनल डिस्टेंस R1 और इसकी क्या है R2। ये सपोज A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। एंड से ये करंट की डायरेक्शन है यहां पे। This is the direction of current. Clear? और सीरीज में कब होंगे? यहां पे दो दिए हुए, इसके बाद अगर 3, 4 सो ऑन इस तरीके से चलता जाएगा तो क्या होगा? सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज when नेगेटिव पोल या टर्मिनल पोल ऑफ वन सेल is connected with positive pole of second cell and so on. फर्स्ट का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये किसके साथ? सेकंड के साथ, पॉजिटिव के साथ है। सेकंड का नेगेटिव जो होगा थर्ड के पॉजिटिव के साथ। तो इस तरीके से अगर कनेक्टेड है तो क्या होगा? सेल जो है वो क्या होंगे? सीरीज में होगी, या जब सभी में करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो उस केस में सेल जो है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब जब इनको कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे हो जाएगा हमारे पास। ये एक सेल हो गया, ये E इक्विवेलेंट लिखा जाएगा और ये आगे R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये पॉइंट हो गया A और ये आ गया C। The cells are connected in series when one negative pole of one cell is connected with the positive pole of second cell. Now A पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो V है, B पॉइंट पर पोटेंशियल इज VD
और सी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है क्या हो गया VC, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया VA और यहाँ पे क्या हो गया VC। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस AB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB, तो ये क्या होगा पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। और ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस IR1। ये हमें पढ़ चुके हैं कल का, क्योंकि करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, डिस्चार्जिंग मोड है तो ये आ गया। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, सेकंड सेल का क्या होगा VB माइनस VC, दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस IR2। Therefore potential difference between A and C, तो A और C का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया AC, दैट इज पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट C, मींस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास AB और BC, तो ये आ गया VA माइनस VB माइनस VB VC। और ये किसके बराबर है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। और E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन R1 प्लस R2। ठीक है, now this is the equation first। अब अगर हम इसको क्या लें, रिप्लेस कर लें किसके, इक्विवेलेंट पोटेंशियल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C किसके आ जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I, ये जो इक्वेशन है इसको हम रिप्लेस कर दें किसके साथ, इक्विवेलेंट के साथ, मींस इन दोनों का पोटेंशियल E1 प्लस E2 क्या होगा E इक्विवेलेंट माइनस I, और ये क्या होगा हमारे पास R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो दोनों केसेस को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा E इक्विवेलेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट जो है वो किसके रह जाएगा R1 प्लस R2। एंड फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो n नंबर ऑफ सेल्स के केस में विच आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सच ए वे नेगेटिव ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ अदर्स, देन E इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन अप टू En, और R इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। और बाई चांस ऐसा हो कि हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स दिए हैं और उसमें से कोई एक सेल जो है वो क्या है हमारा डिस्चार्जिंग मोड में है, ये वन सेल से E3 जो है दैट इज इन डिस्चार्जिंग मोड, तो उस केस में हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट नेट EMF होगा वो क्या हो जाएगा, सपोज स्पेसिफिक इफ E2 जो है दैट इज इन ऑपोजिट, मींस ये क्या है हमारा चार्जिंग मोड में है, बाकी वाले जो है डिस्चार्जिंग मोड में, तो उस केस में क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन। अगर और ज्यादा होंगे तो माइनस ले ऑपोजिट में, बट
आर इक्वलेंट जो है वो सेम रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंसेस जो है वो चाहे चार्जिंग मोड में सेल्स लगे हुए हैं या डिस्चार्जिंग में, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो वो क्या रहती है, दैट रिमेन सेम। वो सम जो दोनों का सेम रहेगा। और सीरीज में कब होंगे, जब सेल्स हमने इस तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं, या अगर सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वन वे की ई ई ई आर आर आर, ये आ गया हमारे पास एन सेल इन सीरीज। की को क्लोज करेंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट से फ्लो करेगी, और इसी का हमने एक्सप्रेशन निकालना फॉर मैक्सिमम करंट। तो सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। कब कनेक्ट होते हैं, व्हेन नेगेटिव पोल ऑफ one cell is connected with positive pole of other cell and so on। फर्स्ट का नेगेटिव सेकंड के पॉजिटिव के साथ, इसका पार्ट नेगेटिव दूसरे के, इसी के सो ऑन। ठीक है, तो उस केस में सेल्स क्या होंगे, सीरीज में होंगे, मीन सभी सेल्स से हम सेम करंट जो वो ड्रॉ करेंगे, सेम करंट आई दैट फ्लोज थ्रू। और ये मैक्सिमम का एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना है। और अगर हमारे पास डिफरेंट सेल्स होंगे तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। यहां पर हमने आइडेंटिकल लिया एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए। तो सीरीज में कब हो गए, जब हर एक सेल का नेगेटिव जो है दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ होगा, उसके इसमें सेल जो है वो सीरीज में होंगे। नाउ लेट अस कंसीडर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ EMF E, internal resistance R, small r, connected with external resistance R. Now you have to find the expression for maximum current. तब करंट होती है टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट फाइंड टोटल EMF, टोटल effective EMF of n cells in series. So that will be equals to E plus E plus E, E plus E, so on up to E. That will be equals to NE. और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, E1 plus E2 plus E3 plus E4 so on. Then total resistance, the total internal resistance of n cells in series. तो सीरीज में क्या हो जाएगी, R plus R so on up to R, that is NR. Now total resistance of circuit, external plus internal, क्योंकि इसके साथ सीरीज। Now this is the total resistance of the circuit. क्लियर, तो टोटल EMF भी आ गया, टोटल रेजिस्टेंस भी आ गई। देयरफॉर मैक्सिमम करंट
maximum current, I maximum current drawn by the external resistance किसके होगी? टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल resistance. I maximum is equals to total EMF क्या हो गया? NE डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी हमारे पास? एक्सटर्नल plus internal. Now this is the expression for maximum current when cells are connected in series. अब यहाँ पे दो टाइप की रेजिस्टेंसेस है, इंटरनल और एक्सटर्नल. तो इसको हम जरा आगे फर्दर केसेस लेते हैं. फर्स्ट इफ NR is greater than कैपिटल R, कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से ज्यादा है, सर्किट में जितने भी सेल्स हैं उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? R नेग्लेक्टेड, तो I मैक्सिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा? NE डिवाइड बाई NR, NN कैंसिल हो गया, तो I मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर हो गया? E बाई R. तो हमें जो करंट मिलेगी वो एक सेल जितनी मिलेगी, तो फिर सीरीज में लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि एक सेल भी इतनी करंट दे रहा था और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो भी उतनी करंट दे रहे हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस. इफ R is greater than NR, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा सेल की, तो क्या होगा? NR नेग्लेक्टेड. इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास I मैक्सिमम जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? NE डिवाइड बाई R. NE डिवाइड बाई R. तो हमें जो करंट मिलेगी वो किसके बराबर होगी? N टाइम्स ड्यू टू द सिंगल सेल, N टाइम्स ड्यू टू द सिंगल सेल. तो अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि सीरीज में तभी हम लगाएंगे मैक्सिमम करंट के लिए जब एक्सटर्नल की वैल्यू इंटरनल से ज्यादा होगी. अगर इंटरनल की वैल्यू एक्सटर्नल से ज्यादा है तो फिर हमें सिंगल सेल जितनी ही करंट मिलेगी. ठीक है, तो ये केस माइंड में याद रखना. व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज greater than the internal resistance of the cell, then to get maximum current, cells जो है they must be connected in series. क्लियर हो गया? अगर हमारे पास एक सेल जो है वो 2 एम्पेयर करंट देता है तो 10 सेल्स है तो 10 एम्पेयर करंट हो जाएगी सीरीज में लगाने के बाद. तो ये था हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स दिए हुए थे. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप लोगों ने नोट कर लेना है कि अगर हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स है, जैसे ये आ गया, ये नोट कर लेना आपने, नोट ये E1, E2, En, R1, R2, Rn. Then in that case I maximum क्या हो जाएगी? टोटल EMF E1 plus E2 plus so on up to En divided by total resistance external plus internal, राइट. तो इस केस में ये हो जाएगा. अब बाई चांस ऐसा हो कि सर्किट में कुछ सेल्स जो है वो क्या है? डिस्चार्जिंग मोड में, चार्जिंग में. कुछ सम सेल्स आर इन चार्जिंग मोड एंड सम सेल्स आर इन डिस्चार्जिंग मोड. कुछ चार्जिंग में, मैक्सिमम ये तो सारे डिस्चार्जिंग में जो सर्किट है हमारा, लेकिन इनमें से कोई एक सेल है, सपोज E2 जो है वो क्या हो गया? दैट इज इन चार्जिंग मोड. तो चार्जिंग मोड में होगा तो ये ऐसे हो जाएगा.
राइट। ये अब टर्मिनल इसका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तब आई मैक्सिमम जो वो किसके बराबर हो जाएगा, E1 माइनस E2 प्लस E3 सो ऑन अप टू En डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी, टोटल रेजिस्टेंस जो है दैट शुड रिमेन सेम। रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, वो नेगेटिव में नहीं आती, डायरेक्शन से नहीं होती रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन ये एक सभी डिस्चार्जिंग में थे, एक चार्जिंग में होगा, तो उस केस में इसको माइनस है। अगर और सेल्स भी है जैसे E4 है तो माइनस E4 भी आ जाएगा। तो ये था हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो सेल्स को हम सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है सर्किट की इंटरनल से ज्यादा होगी। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल। अब सेल्स जो है वो पैरेलल में कब होंगे, हम आइडेंटिकल सेल्स ले लेते हैं, हर एक का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। राइट। अब ये जो सेल्स है पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, जब सभी सेल्स जो है इनका पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव पोल जो है वो एक एंड के साथ, एक कॉमन एंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, और सभी का जो नेगेटिव है उसको हम कॉमन पॉइंट बी के साथ कनेक्ट कर देंगे, राइट। और जो सर्किट है यहां पे हमें करंट चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस किसके बराबर है, आर के बराबर, दैट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, उसको ए और बी के बीच में हम कनेक्ट कर देंगे, राइट। और जब की को क्लोज करेंगे तो करंट जो है वो फ्लो करेगी, और करंट का एक्सप्रेशन जब हमने फाइंड करना है। अब यहां पे जो है हम एम नंबर को एम से डिनोट करेंगे, किससे, एम से। तो यहां पर लिखेंगे हम एम सेल्स इन पैरेलल। M cells in parallel, right? So cells are said to be connected in parallel when positive terminal या pole, positive terminal of all the cells is connected, at one common end A and negative terminal of all the cells is connected at
another common and B, another common and B as should the figure. ठीक है, तो जब सभी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ए पॉइंट पे होगा या ये कॉमन एंड पे है, सभी का नेगेटिव जो है जब किसी दूसरे एंड पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये आ गया सेल्स हमारे पास, ये हमारे पास एक बैटरी तैयार होगी। अब इससे जब हमने करंट ड्रा करनी है तो ए और बी के बीच में हम रेजिस्टेंस को जो है वो कनेक्ट कर देंगे, तो रेजिस्टेंस से हमें जो वो मैक्सिमम करंट जो वो मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन उसको नाम देते हैं सेल्स इन पैरेलल। Now let us consider m number of cells। नंबर को हमने यहाँ पे m से डिनोट किया हुआ है, सीरीज में हमने n से लिया था, यहाँ पे हमने m से डिनोट किया हुआ है। Let us consider m number of identical cells, each of EMF E, internal resistance R are connected in parallel with the external resistance R as shown in the figure। अब यहाँ पे हमने करंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है, मैक्सिमम करंट के लिए। तो करंट क्या होती है? टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम टोटल ईएमएफ ले लेते हैं, टोटल इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ M cells in parallel, that will be equals to E। अब ये आप लोगों को याद होगा, मैंने जब आपको ईएमएफ के बारे में बताया था, तो ईएमएफ क्या होता है? That is the characteristic property which would depend upon the nature of the electrodes and electrolyte। It is independent of the size of the electrode एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सभी सेल्स आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल सेल्स है तो उससे क्या होगा? सिर्फ इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ रहा है। देखो ऐसे ये आ गया हमारे पास, ये दो प्लेट्स है, मैं इनको सेल्स की शेप देता हूं। राइट, अब ये यहां से टूटे, मतलब सेल्स आइडेंटिकल है तो इलेक्ट्रोड जो है वो एक जैसे, और ये कॉमनली कनेक्टेड है, तो क्या होगा? साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोड का। ये भी कॉमनली कनेक्टेड है, यहाँ पे भी साइज का इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ा, तो साइज के इंडिपेंडेंट होते हैं। और साथ में क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी इंक्रीज कर रही है, तो ईएमएफ जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा, दैट रिमेन सेम। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे ईएमएफ जो वो ई के बराबर ही रहेगा। और जब हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में भी हमने ध्यान रखना है कि पैरेलल्स में अगर हम डिफरेंट सेल्स लगाते हैं तो उस केस में हम जो है वो करंट की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएंगे। वो कैलकुलेट करने के लिए हमें नेक्स्ट किरचॉफ्स लॉ जो है वो पढ़ेंगे, तो वहां पे उसकी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ से ये जो फॉर्मूले हम ट्राई करेंगे यहाँ से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अब उसके बाद आता है रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ M cells, total internal resistance of M cells in parallel। तो क्या होगा? 1 by RP is equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R, मीन्स दैट मैं लिख देता हूं, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 by R plus 1 by R so on up to 1 by R। कितने सेल्स है? M by R। Now RP is equals to R by M, तो ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। Therefore total resistance of circuit
सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, राइट। तो ये आ गया टोटल ईएमएफ और ये आ गई टोटल रेजिस्टेंस। Therefore, the maximum current I maximum किसके बराबर हो जाएगा, EMF डिवाइड बाय टोटल resistance. Now I maximum is equals to EMF is E and total resistance क्या होगी, R plus R by N. Now this is the expression for maximum current when cells are connected in parallel. When cells are connected in parallel. Or it is also written as I maximum is equals to ME divided by MR plus R. राइट। अब यहां पर भी देखते जैसे हमने सीरीज में क्या स्टडी किया कि व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, देन टू गेट मैक्सिमम करंट वी कनेक्ट द सेल्स इन सीरीज। और यहां पे हम देखते हैं क्या है, यहां पे भी आ गया फर्स्ट केस, इफ R इज ग्रेटर देन R बाई M, तो क्या हो जाएगा, R बाई M नेग्लेक्टेड। जब हम R बाई M को नेग्लेक्ट करेंगे तो I मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, E बाई R। तो हमें जो करंट मिल रही है वो सिंगल सेल जितनी मिल रही है, राइट। जब एक्सटर्नल ज्यादा है तो फिर हम पैरेलल में नहीं लगाएंगे इनको, क्योंकि पैरेलल में लगाने से हमें सिंगल सेल जितनी करंट जो है वो मिलेगी सर्किट में। अब नेक्स्ट सेकंड केस, इफ R इज लेस देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो I मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू E डिवाइड बाई R बाई M, that will be equals to ME by R। ठीक है, तो ये आ गया। तो उस केस में जो हमें करंट मिलेगी किसके बराबर होगी, M टाइम्स ड्यू टू सिंगल सेल। अगर हमारे पास 5 सेल्स हमने पैरेलल में लगाए हुए हैं और एक सेल जो है वो हमें 1 एम्पेयर करंट देता है, तो टोटल करंट जो होगी सर्किट से जो हम ड्रा करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगी, 5 एम्पेयर के बराबर। तो ये दो कंडीशंस होगी। अगर सेल्स जो है वो सीरीज में है तो उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, और अगर सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम करंट मिले। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। जब हम सेल्स को लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं तो क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस जो वो डिक्रीज करती है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। तो अब इसमें बड़ा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यू सेल्स एंड ओल्ड सेल्स। न्यू सेल्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो लो होती है, और जो ओल्ड सेल होते हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई होती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हम सेल को यूज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, टाइम के साथ जब लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको यूज करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इंक्रीज करेगी, राइट। रेजिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मैं स्लिप ऑफ टंग से मैं पहले गलती से डिक्रीज बोल दिया था, तो इंक्रीज करेगी। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करने, तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास न्यू सेल्स हैं और ओल्ड सेल्स हैं, मैक्सिमम करंट के लिए हम उनको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो न्यू सेल्स जो हैं उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है, तो मैक्सिमम करंट के लिए उनको सीरीज में लगाया जाता है, और वही सेल जब हम पुराने होना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उनको पैरेलल में कनेक्ट करके जो है वो मैक्सिमम करंट जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना।
अब लास्ट में आता है हमारा नेक्स्ट जो है थर्ड, सेल इन मिक्स्ड grouping. Cells are connected in mixed grouping. अब मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, हम नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स ले लेते हैं, पहले कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसको लिखते हैं क्या है। इसमें हमने आइडेंटिकल सेल्स लिए हुए, और हर एक रो के अंदर सेल्स का जो नंबर होगा वो सेम होगा। अगर एक रो में 10 सेल्स है तो इसमें भी 10 होंगे, राइट, तो नंबर जो है वो सेम रहेगा। ये आगे हमारे पास mth रो, common point A and this is B, external resistance 1 वे की, क्लोज करेंगे, करंट जब वो फ्लो करेगी और इसी का एक्सप्रेशन जब हमने फाइंड करना, राइट। अब यहां पे हमारे पास हर एक सेल का ईएमएफ क्या है, ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, n cells in each row and there are m rows of cells in parallel, right। तो इसलिए हमने सीरीज में n से लिया था, पैरेलल में m से डिनोट किया था, क्योंकि मिक्स ग्रुपिंग में। बाकी अगर अपना इंडिविजुअली एक्सप्रेशन निकालने हैं तो पैरेलल में भी हम नंबर को n से ले सकते हैं। अब इसमें क्या आएगा हमारे पास, cells are connected in mixed grouping when a certain number of identical cells are joined या connected in series and all such rows are then connected in parallel. राइट, तो ये आ गया भाई। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगा, जब हम सीरीज के अंदर जो है वो आइडेंटिकल सेल्स लेंगे और उनका नंबर जो है वो सभी रोज के अंदर क्या होगा, सेम होगा। व्हेन अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स आर जॉइंड इन सीरीज एंड ऑल सच रोज ऑफ सेल्स जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे क्या होगा, n सेल्स इन ईच रो, और कितनी रोज हैं, m रोज ऑफ सेल्स इन पैरेलल।
अब यहाँ पे भी हमने मैक्सिमम करंट के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो करंट क्या होती है, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम करंट के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, तो हम टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, टोटल ईएमएफ of n cells in each row, so that will be equals to किसके बराबर हो जाएगा, ne, e plus e plus e is equals to n, ठीक है। now total EMF of n rows of cells in parallels, so that will be equals to ne, क्योंकि पैरेलल में EMF जो वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, तो n किसके होगा, ne के बराबर। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ n cells in a row, in each row, so that will be equals to nr, r plus r plus r is equals to nr, ठीक है। now total internal resistance of m rows of cells in parallels, and that will be equals to किसके बराबर हो जाएगी, क्या होगी, ये होगी 1 by rp, 1 by rp किसके बराबर हो गया, m divided by nr, तो rp चाहिए तो क्या हो जाएगा, nr by m, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम ये इसको सीरीज और पैरेलल में ले चुके हैं, तो ये आ गया हमारे पास। therefore total resistance of circuit, that will be equals to external plus internal, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स लिए हुए हैं, हर एक का EMF जो E के बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, there are n rows of cells in each row and m rows of cells are in parallel, तो हमें मैक्सिमम करंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए EMF कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो टोटल EMF ऑफ n cells in each row, E plus E plus E क्या हो गया, ne, और हर एक का यहाँ पे भी ne होगा, ne, तो पैरेलल्स में क्या रहेगा, दैट रिमेन्स सेम, तो टोटल EMF सर्किट का क्या होगा, ne के बराबर। अब उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे, इसकी भी हमारे पास हर एक की क्या हो जाएगी, nr nr nr, अब ये पैरेलल्स में है तो क्या होगा, 1 by nr plus 1 by nr plus, तो m by nr, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, nr by m, एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एक्सटर्नल इसमें ऐड हो जाएगी। therefore maximum current in the circuit, that is total EMF ne divided by total resistance R plus
एन आर बाई एन और आई मैक्सिमम इज इक्वल टू एम एन ई डिवाइड बाई एम आर प्लस एन आर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब यहां पे हम देखते हैं कि जैसे हमने सीरीज में लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो सीरीज में ट्रैक करेंगे, इंटरनल ज्यादा तो किस में ट्रैक करते हैं, पैरेलल में ट्रैक करते हैं, राइट। लेकिन यहां पे क्या होगा, तो ऑब्वियसली यहां से क्लियरली क्या शो कर रहा है कि आई जो है आई विल बी मैक्सिमम when mr plus nr is minimum। जब इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। मिनिमम मीन्स जीरो। तो जरा इसको चेक करते हैं, एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर स्मॉल आर होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम एन स्मॉल आर कैपिटल आर। ये फार्मूला आप लोगों ने मैथ में होगा, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी। तो ये फार्मूला हमने यूज किया, ठीक है। इसको आप स्क्वायर करके तो दोबारा यही आएगा, ए प्लस बी। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारा सिचुएशन क्या है कि एम आर प्लस एन आर जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ये टर्म आई। अब इसके अंदर अगर इस टर्म को देखिए हम, अंडर रूट एम आर माइनस एन आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर टर्म जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती। स्क्वायर टर्म जो है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव। तो ये हम, और दूसरा ये जो हमारे पास अंडर रूट टू रूट एम एन आर कैपिटल आर, ठीक है। तो ये दिस कैन नॉट बी जीरो, इसकी वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकती। क्लियर? दोबारा इसको ध्यान से समझो जरा। ये जो है दिस कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि टू नंबर है, एम क्या होगा, रोज का नंबर पैरेलल्स में जो है, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, आर इज द रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो दिस कैन नॉट बी जीरो। तो फिर ये टर्म है हमारे पास, ठीक है। देयरफॉर एम आर माइनस एन स्मॉल आर का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। और रूट स्क्वायर को उठाएंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट किया, रूट कैंसिल हो गया, एम आर इज इक्वल टू एन आर, या आर की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एन बाय एन आर बाई एम। मीन जब एक्सटर्नल जब वो इंटरनल के बराबर होगी तो उस केस में सेल जो है दे मस्ट बी कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब इसमें क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन दिया होता है तो हमें नंबर दिया हो 40 सेल्स हैं, हर एक का ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज दिस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दी है, हाउ विल यू कनेक्ट देम टू गेट मैक्सिमम करंट। तो एक तो तरीका होता है कि हम तीनों केसेस लेंगे, सीरीज, पैरेलल और फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो जब मिक्स्ड ग्रुपिंग में आपको क्या लेना है तो उसके इसमें एम और एन की वैल्यू लगानी, हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दी होती है इंटरनल, तो वहां से एम और एन फाइंड कर लेते हैं और फिर आप चेक कर सकते हो जिस केस में वैल्यू जो है वो करंट की ज्यादा होगी वही लगाएंगे। तो मोस्टली जब नंबर ज्यादा होता है तो उस केस में सेल जो हमेशा जो रहते हैं हमारे मिक्स्ड ग्रुपिंग में, ठीक है। राइट ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का ए पार्ट।
three cells of EMF 2.0 volt, 1.8 volt and 1.5 volt. 2.0 volt, 1.8 volt and 1.5 volt are connected in series. Are connected in series. Different cells हैं ये सारे. The internal resistances are the internal resistances are 0.05 ohms, 0.7 ohms and 1 ohms respectively. If the battery is connected, क्योंकि सभी को मिला के एक बैटरी बनेगी. If the battery is connected to an external resistance 4 ohms via a very low resistance ammeter, what would be the reading in the ammeter? What would be the reading in the ammeter? Means करंट की वैल्यू फाइंड करनी है. अमीटर वैसे भी लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है क्योंकि करंट को मेजर करना होता है. बस सीरीज में कनेक्ट किए हुए डिफरेंट सेल्स हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल ईएमएफ हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3 divided by total resistance external plus internal R1 plus R2 plus R3. Now put the values and calculate. So 2.0 plus 1.8 plus 1.5 divided by total resistance 4 ohms, 0.05 plus 0.7 plus 1. इसको सिंप्लीफाई करिए और कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर है मेरे पास 0.92 एम्पियर्स, ये चेक कर लेना. ये आंसर इसका. तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट पूछा हुआ इसी के साथ. सेकंड पार्ट क्या है? इफ द थ्री सेल्स अबव आर वर जॉइंड इन पैरेलल्स. अगर यही सेल्स को हम पैरेलल्स में ज्वाइन कर देते हैं, इफ द थ्री सेल्स वर जॉइंड इन पैरेलल्स वुड दे बी characterized by a definite EMF and internal resistance ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट. इफ नॉट, हाउ विल यू ऑब्टेन करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस. ठीक है, तो हमारे पास अभी तक इसका आंसर क्या रहेगा बी पार्ट का. हमारे पास कोई भी अभी तक ये फार्मूला नहीं है जिसमें हम डिफरेंट सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकें, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. तो पैरेलल में हम कनेक्ट नहीं कर सकते डिफरेंट सेल्स को. हाँ, फिर हर एक, अगर हमने पैरेलल में डिफरेंट सेल्स को कनेक्ट किया है तो अगर हर एक ब्रांच से हमने क्या करनी है? करंट की वैल्यू फाइंड करनी है एक एक रो के अंदर. तो उसके लिए हम किरचॉफ लॉ जो वो यूज कर सकते हैं. बिना किरचॉफ लॉ के उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. अभी तक जितने भी हमने रेजिस्टेंसेस के या सेल्स के फार्मूले स्टडी किए उनसे कैलकुलेट नहीं होगा. किरचॉफ लॉ जो हम यूज करते हैं, सेकंड लॉ जो है लूप रूल, वहां पे यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो किरचॉफ लॉ जो है वो अभी हम इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे. क्लियर हो गया? तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा था कि क्या हम पैरेलल्स में लगा सकते हैं सेल्स को, डिफरेंट सेल्स को? तो पैरेलल में नहीं कनेक्ट कर सकते हम.
तो फिर हमें करंट कैसे मिलेगी? हर एक रो के अंदर अगर हमने कनेक्ट कर दिए तो फिर उसके लिए हमें हर एक रो के अंदर एक एक ब्रांच के अंदर करंट जो किरचॉफ लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो ये था इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी। A network of resistances. Question is, a network of resistances is connected to a 16-volt battery with internal resistance 1 ohms. 16-volt battery with internal resistance of 1 ohms as shown in the figure. A network of resistances is connected to a 16-volt battery with internal resistance 1 ohms as shown in the figure. तो पहले फिगर बनाते हैं हम। तो ये सर्किट डायग्राम आ गई हमारे पास। अब इसमें 3 पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट क्या हो गया? कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। हमें नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कंप्यूट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। सेकंड पार्ट, ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर। मीन्स हमें I1, I2, I3, I4 जो वो कैलकुलेट करना है, हर एक के अंदर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड थर्ड पार्ट क्या? ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन A and B, B and C and C and D। वोल्टेज ड्रॉप AB, VBC, BCD, ये हमने फाइंड करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी है। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं।
तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ए पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, इंटरनल इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको लिख सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या हो गया, ये दोनों जो है वो क्या है, पैरेलल में है, तो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, प्लस ये सीरीज में 1, प्लस ये फिर पैरेलल में, तो 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 6, तो सिंप्लीफाई करिए 16 बाई 8 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 12, 6 72 डिवाइड बाई 80, तो ये आ गया 2 प्लस 1 प्लस 4, तो दैट इज 7 ohms। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब जब बुक में देखोगे तो वहां पर उन्होंने सेपरेट है, तो डायरेक्ट ले सकते हैं, ये आगे पहले पार्ट। अब उसके बाद आपको क्या पूछा हुआ है, यू हैव टू फाइंड द करंट थ्रू ईच। तो करंट से पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को निकाल लेंगे, तो इससे ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले सी पार्ट लेता हूं, फिर बी लेंगे। आप बी भी ले सकते हैं, लेकिन उससे इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो पहले हम देखते हैं, तो करंट फाइंड कर लिए। तो करंट क्या होती है, करंट होती है टोटल ईएमएफ सर्किट में डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल ईएमएफ जो है वो कितने, 16 वोल्ट। और करंट कितनी होगी, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होगी, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल भी, ये भी ऐड हो जाएगी इसके इसमें, ये सेल की 1, तो दैट इज 2 एम्पियर करंट। तो जो करंट की वैल्यू होगी वो किसके हो जाएगी, 2 एम्पियर हो जाएगी। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेना, ठीक है। तो बी पार्ट जो है, पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, ए बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल किसके रहता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई आर। तो करंट जो है यहाँ पे क्या होगी, दैट इज 2 एम्पियर। यह डिवाइड हो रही है, लेकिन है कितनी है, यहाँ से टोटल करंट जो है इस नेटवर्क से कितनी फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर, ठीक है। आर होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये दोनों को जब हम पैरेलल में तो लेंगे, तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, दैट इज 2। तो क्या हो जाएगा ये आई आर फॉर्मूला, तो आई इज द टोटल करंट एंड आर जो है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। जो भी आर डैश ले लेते हैं, आई कितना हो गया, ये मैं इसको लिख सकता हूँ आई डैश, इसकी नेट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आर डैश के बराबर, ये लोग है। तो 2 इंटू आर कितना हो गया यहाँ पर, 4 इंटू 4, 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, 2। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 4 वोल्ट। उसके बाद पोटेंशियल VC, ये यहाँ पे तो करंट ऑलरेडी सर्किट में दिख रही है आई। अच्छा, यहाँ पे आर कितने हैं, 1 ohms। यहाँ पे भी हम लिख सकते थे इसको, आर डैश की जगह सीधा लिख सकते हैं इंटू 2 ohms। तो करंट कितनी है, 2 इंटू 1, तो ये आ गया 2 वोल्ट। एंड देन कम्स CB। तो CB में हमारे पास करंट तो यहाँ पे भी डिवाइड हो, लेकिन है तो करंट ये ए से बी के बीच में करंट की वैल्यू आई रहेगी। तो यहाँ पे जो करंट होगी वो भी आई होगी, ये I4 और I3 जो है वो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन टोटल यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन से भी क्या होगी, आई के बराबर होगी। और इसकी रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट कितनी है, 12 इंटू 6 72
डिवाइड बाय टेस्ट 18, तो 4 ohms, तो 2 करंट की वैल्यू है 4, तो दैट इज 8 वोल्ट। तो ये हमने पोटेंशियल जो है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। ये बी पार्ट का आंसर था। अब हमें करंट फाइंड करनी है हर एक के अंदर। यू हैव टू फाइंड करंट इन ईच, करंट इन ईच, ये बी करंट इन ईच। तो करंट इन ईच क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल्स टू I2। ओके, क्यों I1 इक्वल टू I2 है, क्योंकि 4 ohms दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर हैं। तो यहाँ पे जो 1 एम्पीयर करंट है, 2 एम्पीयर करंट है, वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पीयर, क्योंकि टोटल करंट कितनी है 2 एम्पीयर, तो ये डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद I करंट जो है, ये I किसके बराबर है, दैट इज 2 एम्पीयर्स। एंड देन कम्स I3 और I4। तो I3 जो है वो किसके हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ पे इन दोनों एंड्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो क्या है, CD डिवाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 12 ohms। तो CD जो पोटेंशियल हमने निकाला किसके बराबर है, 8 वोल्ट, 8 बाई 12। तो I3 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 2 बाई 3 एम्पियर्स। अब 6 ओम रेजिस्टेंस में, तो I4, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, BCD डिवाइड बाय रेजिस्टेंस किसके बराबर है, 6। तो ये आ गया हमारे पास 8 डिवाइड बाय 6, तो दैट इज 4 बाई 3 एम्पियर्स। तो करंट को भी पहले निकाला जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा पोटेंशियल को अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें फिर इजी हो जाएगा हमें करंट निकालना, ठीक है।